बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। जो भी कॉन्सेप्ट हम लेकर आते हैं, जो भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं, वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि पहले एग्ज़ाम्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और जिनके आगे आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ हैं। आज लेक्चर 12 है, 11 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं। होप आप सब ने देख लिया होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हो लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे और बहुत ही इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं हर एग्ज़ाम में। कहीं भी आप देखें तो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और हमने वही क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और जो पहले बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। तो आज टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और जो बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वॉज। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और होप आप सबको पता भी होगा। तो पहला जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो कौन सा है? तो टोबैको है। ये तंबाकू जो है फर्स्ट टाइम इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था और इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ डाली गई थी और ये फर्स्ट टाइम चाइना में ये काम किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर इज। तो पीसीआर में एंजाइम यूज़ होने वाली कौन सी है? तो पीसीआर में हम कौन सी एंजाइम्स यूज़ करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 1, टैग पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो पॉलीमरेज तो यूज़ होता है बट नॉट डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है। थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज का मतलब, ये थर्मोस्टेबल एंजाइम का मतलब जो हाई टेम्परेचर पे भी अपना जो उसका नेटिव नेचर है वो लूज़ ना करे, अपनी एक्टिविटी को हाई टेम्परेचर पे भी परफॉर्म करे, वो डिनेचर ना हो। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये डिनेचर हो जाएगा। टैग पॉलीमरेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाईली स्टेबल एंजाइम है, जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखता है और टेम्परेचर लगभग 94-96 के आसपास तक भी चला जाता है पीसीआर में, क्योंकि डीनेचुरेशन टेम्परेचर जो होता है वो 94 to 96, 98 के आसपास होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो डीएनए है उसमें कैसा कंटेंट है, जीसी रिच है या एटी रिच है। अगर जीसी रिच कंटेंट होता है तो वहाँ पे हम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, जो डीनेचुरेशन टेम्परेचर होता है। नाउ और ये जो टैग पॉलीमरेज है वो सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है। सीवीड क्योंकि हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में, इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो भी स्टेबल एंजाइम होते हैं टेम्परेचर के केस में। नाउ डीएनए लाइगेज, तो लाइगेज का कोई फंक्शन नहीं होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी गैप सीलिंग का काम नहीं होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम जो है, ये जब हम आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करते हैं तो इसे हम यूज़ करते हैं और पीसीआर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो टैग पॉलीमरेज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। नाउ बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू। तो बीटी कॉटन जो है वो किससे रेजिस्टेंट है? बैक्टीरियल डिसीज, इंसेक्ट, फंगल डिसीज, वायरल इन्फेक्शन। तो ये जो बीटी कॉटन है ये इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है। ये कैसे रेजिस्टेंट इससे बनाया गया? तो बीटी कॉटन, जो बीटी का मतलब है यहाँ पे बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो है एक बैक्टीरिया है और ये सॉइल में पाया जाता है। ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसे बीटी टॉक्सिन कहा जाता है। ये बीटी टॉक्सिन क्या होता है? क्राइजीन होती हैं, क्राइजीन होती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं क्राई प्रोटीन, और यही प्रोटीन जो है, क्राई प्रोटीन जो है, ये टॉक्सिन का काम करता है। ये टॉक्सिन कैसे प्रोड्यूस होता है? ये जो बीटी का जो ये क्राइजीन है, इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कॉटन के जीनोम में, कॉटन प्लांट के जीनोम में। अब जब भी ये पेड़ बढ़ता है तो इसमें जो जीन्स होती हैं एक्सप्रेस करती हैं, सेल डिवाइड करती हैं, जिनका एक्सप्रेशन होता है, ये सारा प्रोसेस नॉर्मली चला करता है जो जीनोम के साथ। अब ये बीटी की भी जीन जो है, जो इंट्रोड्यूस की गई है, वो भी एक्सप्रेस होती है। तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करती है? क्राई प्रोटीन, जो कि टॉक्सिन है।
अब जब ये क्राई प्रोटीन प्लांट में प्रोड्यूस होने लगता है तो जब भी सपोज अगर कोई इंसेक्ट का अटैक हुआ तो इंसेक्ट क्या करेगा, इंसेक्ट खुद तो फीड करेगा ही और अपने एग्स भी वहाँ ले करेगा, लार्वा भी वहाँ प्रोड्यूस होंगे। जब ये एग हैच करता है, लार्वा निकलते हैं तो वो लार्वा होते हैं ये भी फीड करना स्टार्ट करेंगे प्लांट पे। अब जब भी ये लार्वा फीड करना स्टार्ट करते हैं प्लांट पे तो ये टॉक्सिन जब उनके बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, जब भी ये टॉक्सिन अंदर जाता है तो उनके गट में, लार्वा की गट में क्या करता है, ये पोर क्रिएट कर देता है। जैसे ही पोर क्रिएट होता है लार्वा की डेथ हो जाती है और इससे क्या होता है, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि आगे की लीनिएज ही ख़त्म हो गई। लार्वा ही जब एडल्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाया तो आगे की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से ये बीटी जो कॉटन है वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होता है। नाउ गोल्डन राइस इज़ रिच इन आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन। तो गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए से रिच होता है। अब ये ऐसा क्यों किया गया, विटामिन ए से क्यों गोल्डन राइस को रिच किया गया? देखिए जो भी रिसर्च होते हैं ना वो समाज को बहुत ही ध्यान में रखकर किए जाते हैं, मतलब कि ह्यूमन एस्पेक्ट को बहुत ही उसे डीप स्टडी की जाती है। जितने भी रिसर्च होते हैं उनमें ह्यूमन इम्पैक्ट को सबसे पहले देखा जाता है। तो जो भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो राइस एक ऐसा फूड मटेरियल है जो कि सबकी थाली में देखने को मिलेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का आदमी हो, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ का आदमी हो। राइस एक ऐसा मटेरियल है जिसे आप होल वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो हर जगह राइस आपको एज अ फूड मिलेगा। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वहाँ पे देखा गया कि जो लोग हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नहीं होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो देखा गया कि लोगों में मेल न्यूट्रिशन के केसेस आ रहे हैं। मेल न्यूट्रिशन का मतलब उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो अब देखा गया, उसके बाद फिर स्टडी की गई तो देखा गया कि जो राइस है वो एक ऐसा फूड मटेरियल जो सबके लिए अवेलेबल है और जिसे सब खाते हैं। तो उसमें क्या किया गया, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया और विटामिन ए का कंटेंट उसमें बढ़ा दिया गया। अब क्योंकि विटामिन की कमी से बहुत सारी डिसीजेस होती थी, तो जब गोल्डन राइस जब लोग खाएंगे, क्योंकि राइस तो बेसिक सभी लोग खाते हैं बेसिकली, तो विटामिन ए की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए गोल्डन राइस को, और यहाँ पे राइस ही चुना गया फॉर विटामिन ए इन्हांसमेंट। तो गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए से रिच होता है। नाउ द स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉल्ड। तो बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर जो डीएनए होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। जीनोम जो होता है वो तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्रोमेटिड का मतलब जो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है वो क्रोमेटिड है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर? PBr322, लैम्डाफेज, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड, ATP। तो ये तो बहुत ही मतलब अजीब सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ATP कोई भी यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम नहीं करता है। बाकी PBr322, लैम्डाफेज, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड जो होते हैं ये सारे एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज कैरिड आउट बाई। तो अगर हम स्पेसिफिक साइट से किसी डीएनए को कट कर रहे हैं तो ऐसे एंजाइम को हम क्या कहेंगे जो एंजाइम्स कट करती हैं? तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। लाइगेज का काम होता है गैप सीलिंग। जो गैप सीलिंग का काम होता है ये डीएनए लाइगेज करता है। मान लीजिए कहीं पे निक क्रिएट हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गया या बना ही नहीं, तो लाइगेज क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो पॉलीमराइजेशन का काम करते हैं, सिंथेसिस का काम करते हैं स्ट्रैंड की। लाइक अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज है तो आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा। काइनेसेस जो होते हैं ये क्या करते हैं? काइनेज एंजाइम जो होते हैं, जितने भी काइनेज होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द टेक्निक यूज्ड फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज। तो डीएनए को एम्प्लीफाई करने की टेक्निक क्या है? एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, सैंपल में अगर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे बहुत कम टाइम में बहुत ही लार्ज अमाउंट में उसे प्रोड्यूस करने का मतलब ही एम्प्लीफिकेशन होता है।
और इस एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक को हम पीसीआर कहते हैं। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी डीएनए सैंपल को जो कि स्मॉल अमाउंट में है उसे हम लार्ज अमाउंट में विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन साइज इज। तो ऐसी टेक्निक जहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम उसके साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम जो डीएनए हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, उन्हें उनके साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। क्योंकि डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई जाती है, बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जो जेल होता है उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और एक जगह डीएनए को क्या किया जाता है, वेल्स में फिल कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है। अब जेल में क्या है, पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं। तो जब यहाँ पे अब इधर क्या है, डीएनए यहाँ पे जब ये लोड किया गया वेल्स में, तो इधर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। तो धीरे 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 क्या होंगे, इधर को बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़ा ऊपर ही रह जाएंगे, और जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कम बेस पेयर के मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के, वो क्या होंगे, जो होल्स हैं, जो पोर्स हैं, उनमें तेज़ी से भागेंगे आगे और आगे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम साइज़ के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं डीएनए के बैंड का। नाउ द ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है उसे ह्यूमिलिन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करने में यूज़ होती है, वैसा ही इसका नाम भी रिकॉम्बिनेंट रख दिया गया है। मतलब दो चीज़ों को मिला के, ह्यूमन और इंसुलिन मिला के ह्यूमिलिन कर दिया गया है। नाउ तो हमारा जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए लॉन्च हो चुका है। अगर आप यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही बेनिफिशियल है, और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए बहुत ही अच्छी ये टेस्ट सीरीज़ है। तो इसे आप ज़रूर लीजिए। आपको यहाँ पे नोट्स, MCQs, PYQs मिल रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप हमारे ऐप से बाय कर सकते हैं सिर्फ 699 रुपीज़ में, बहुत ही मार्जिनल प्राइस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एलाइजा टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो एलाइजा क्या होता है, इट्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। तो एलाइजा जो होता है, यहाँ पे हम एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन को चेक करते हैं। तो जो भी एलाइजा एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम एंटीबॉडी के हेल्प से एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। सो एलाइजा में हम एक माइक्रोट्यूटर प्लेट होती है, एक वेल होता है, जहाँ पे हम एंजाइम्स, ये एंटीबॉडी को कोट कर देते हैं। अब उसमें अपना सैंपल जब डालते हैं तो अगर एंटीजन इस एंटीबॉडी के कॉम्पेटेबल प्रेजेंट होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो जाके बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो जाएगा तो फिर हम उसे जब भी चेक करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है हमारे सैंपल में तो एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होगा, और बाइंड नहीं होगा तो जो रिजल्ट है वो निगेटिव आएगा। नाउ द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड PCR इज। तो जिन्होंने PCR की डिस्कवरी की उनका नाम था कैरी मुलिस। नाउ विच इज कॉल्ड एज द मॉलिकुलर सीजर। तो मॉलिकुलर सीजर किसे कहा जाता है, तो मॉलिकुलर सीजर का मतलब जो मॉलिक्यूल्स को कट करने का काम करता है। कौन से मॉलिक्यूल्स, लाइक DNA, RNA। तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं। और ये एंडोन्यूक्लियसेस जो होते हैं वो DNA को या RNA को स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस्ड वाज। तो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो माउस था। माउस जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसे लैब में प्रोड्यूस किया गया था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर RNA डिटेक्शन। तो ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है, ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे
जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्रोब की हेल्प से। प्रोब जो होता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर उसे नायलॉन शीट पे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसमें प्रोबिंग करते हैं। जो प्रोब होते हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के होते हैं, हमारे इंटरेस्ट के होते हैं, उन्हें हम डिज़ाइन करते हैं अपने इंटरेस्ट से, जो कि हमें चेक करना होता है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का सेगमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो प्रोब जो भी होते हैं वो रेडियो लेबल्ड होते हैं। जब हम प्रोबिंग करते हैं तो अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नायलॉन शीट पे प्रेजेंट है तो वहाँ जाके वो बाइंड हो जाएगा, और बाइंड हो जाएगा तो जब भी हम उसे यूवी लाइट में उसे देखेंगे, उसकी इमेज देखेंगे, तो वहाँ पे वो कलर प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे लाइट इमिट करता हुआ दिखेगा। अगर नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे बेस वो पेयरिंग नहीं होगी, जिससे कि प्रोब हमारे वहाँ पे चिपकेंगे नहीं। नाउ तो आरएनए के डिटेक्शन के लिए हम कौन सा ब्लॉट यूज़ करते हैं? तो आरएनए के डिटेक्शन के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉट यूज़ करते हैं। सदर्न ब्लॉट जो होता है वो डीएनए के लिए होता है, वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है प्रोटीन के लिए होता है, और ईस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो प्रोटीन के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए होता है। प्रोटीन में जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे प्रोटीन बन गई एक बार, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लाइक मिथाइलेशन, माइरोस्टाइलेशन, एसिटाइलेशन। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं, फॉस्फोराइलेशन, तो इनको ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो ट्रांसलेशन के बाद में होते हैं। तो इन सारे चेंजेस को चेक करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए ईस्टर्न ब्लॉट को करते हैं। नाउ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज कैरिड आउट बाई प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। यहाँ पे हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाते हैं। नाउ क्राइजीन इन बीटो कॉटन प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इंसेक्ट के अगेंस्ट में जो क्राइजीन होता है बीटी कॉटन में, ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है इंसेक्ट के अगेंस्ट में। नाउ टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, सैल्मोनेला, राइजोबियम। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है वो टीआई प्लाज्मिड उसी में होता है। ये एक बैक्टीरिया है जिसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जहाँ कहीं भी ये प्रेजेंट होगा, ये बैक्टीरिया जहाँ कहीं भी प्रेजेंट होगा, जिस भी ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो प्लांट में जहाँ कहीं भी ये प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये ट्यूमर जो है वो क्रिएट करेगा। ये ट्यूमर कैसे क्रिएट करेगा? क्योंकि इस टीआई प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ऐसे हार्मोन को सिक्रेट करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विग्रस सेल डिवीज़न होता है। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन लाइक हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है ये टीआई प्लाज्मिड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न, सेल इलोंगेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जहाँ कहीं भी ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इन्फेक्ट करेगा वहाँ पे ये ट्यूमर लाइक अपीयरेंस शो होगा। नाउ और ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में यूज़ किया जाता है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम बिना कोई और मेथड प्रोवाइड किए, बिना कोई और प्रोसीजर फॉलो किए, डायरेक्ट क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी प्लांट में इंसर्ट करवा देते हैं इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के हेल्प से। जैसे कि हम जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जब भी जीन की क्लोनिंग करते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं, फिर उसकी एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं, फिर लाइगेशन करवाते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट उन सब प्रोसेसर को किनारे रखकर ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है वो अकेला ही सारे प्रोसेस को करवाता है, सब कुछ करवाता है। जीन का अपने जो भी इसका जीन है उसे वो ट्रांसफॉर्म करता है, जो भी सेल्स होती हैं, जो भी प्लांट सेल्स होती हैं, उनमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो भी इसका टीआई प्लाज्मिड है, उसे इंट्रोड्यूस करवा देता है बिना किसी अदर मटेरियल की हेल्प से। ये डायरेक्टली खुद ही रिस्पॉन्सिबल है सारे काम को करने के लिए, खुद अकेला अपने आप में कैपेबल है। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्सॉन, इंट्रॉन, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, प्लाज्मिड। तो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी पे बेस्ड होती है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है कि जैसे डीएनए की जो भी डीएनए होता है, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन्हें चेक करने के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो करवाई जाती है। लाइक पैटर्निटी डिस्प्यूट होते हैं या फिर क्राइम सीन पे ऐसा कोई हमें सैंपल मिला जिसे चेक करना है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ही हम ये सारे प्रोसेस चेक करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी वॉज डन फॉर डायबिटीज़, SCID, कैंसर, एनीमिया। तो फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी जो है ये SCID के लिए की गई थी। SCID क्या होता है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? ADA डिसीज़ होती है। ADA का मतलब ADA एडिनोसिन डीएमाइनेज का जो होता है ये स्कार्सिटी हो जाती है, मतलब कि बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, एडिनोसिन डीएमाइनेज। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जो WBCs हैं, जो भी सेल्स हैं WBC की, वहाँ पे जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन जो है रुक जाता है। तो जो भी इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम किया गया था 1990 में और इसकी सक्सेसफुल ये जो थेरेपी परफॉर्म हुई थी। नाउ सो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ जो है UP LT ग्रेड GIC लेक्चर और ये जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं इन सब के लिए लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे हम नोट्स, MCQs, PYQs, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं और यहाँ पे हम वीडियोस भी दे रहे हैं आपको, जो कि जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। और ये चीज़ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के थ्रू आप इसे बाय कर सकते हैं। नाउ जीन गन मेथड इज़ यूज्ड फॉर एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, वायरल सेल। तो प्लांट सेल के लिए हम क्या करते हैं? जीन गन मेथड यूज़ करते हैं। जीन गन मेथड क्यों यूज़ करते हैं? जो भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उसे ट्रांसफ़र करने के लिए होस्ट सेल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जीन गन मेथड जो होता है वो बायोलिस्टिक मेथड होता है, जहाँ पे हम कुछ मेटेलिक कोटेड जीन्स को ट्रिगर बॉम्बार्ड करते हैं प्लांट सेल के ऊपर। प्लांट सेल में सेल वॉल होने की वजह से वो थोड़ा टफ होती हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तो जीन गन मेथड से इजीली क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट में इंसर्ट करवा देते हैं। विच ब्लॉटिंग टेक्निक डिटेक्ट प्रोटीन? तो प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी ब्लॉटिंग टेक्निक है? तो वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है ये प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। सदर्न ब्लॉट जो है DNA के लिए है, नॉर्दर्न ब्लॉट जो है RNA के लिए, ईस्टर्न ब्लॉट जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है। नाउ द बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग BT टॉक्सिन इज E. coli, बैसिलस thuringiensis, स्ट्रेप्टोकोकस, राइजोबियम। तो बैसिलस thuringiensis जो होता है ये BT टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, एक बैक्टीरिया जो कि सॉइल में रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन DNA सीक्वेंसिंग डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड आर यूज्ड टू स्टार्ट DNA सिंथेसिस, स्टॉप DNA सिंथेसिस, रिपेयर DNA, लाइगेट DNA। तो यहाँ पे ये जो डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड होते हैं DDNTP, ये क्या करते हैं? ये DNA की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। क्यों स्टॉप कर देते हैं? क्योंकि जो 3 प्राइम पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, सपोज ये एक नाइट्रोजनस, ये एक शुगर है, यहाँ पे क्या है कि OH प्रेजेंट होता है और यहाँ पे H प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ DNA में क्या होता है? एक OH प्रेजेंट होता है और ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन रिंग से बाहर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? 3 प्राइम पे क्या होता है? OH प्रेजेंट होता है शुगर में। जो यहाँ पे शुगर है, पेंटोज शुगर है, यहाँ पे अगर हम DNA की ये पेंटोज शुगर जो होता है, DNA में पेंटोज शुगर जो प्रेजेंट होता है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और यही OH ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है? साइट प्रोवाइड करता है जहाँ पे अगला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। अब अगर यहाँ पे OH ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए, मतलब कि एक OH तो पहले से ही रिमूव है, यहाँ पे सेकंड प्राइम पे भी क्या होता है? RNA में OH होता है, एक OH पहले से रिमूव है, इसलिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इसे कहा जाता है। बट अगर एक OH, ये दूसरा OH भी अगर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए
तो इसे डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। और जब ये भी OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तो अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ नहीं पाएगा, जिससे कि जो DNA की सिंथेसिस है वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं तो DNA की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ RFLP, तो RFLP का फुल फॉर्म होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक मॉलिकुलर मार्कर होता है, तो और इसका फुल फॉर्म जो है वो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। नाउ विच ऑर्गेनिज्म इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है, तो ई कोलाई। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है वो ईजिली कहीं भी हम ग्रो करवा सकते हैं और ये पैथोजेनिक नहीं है, इसलिए इसके हार्म के कोई चांसेस नहीं होते और इसे ईजिली कल्चर करवाया जा सकता है। नाउ विच एंजाइम इज कॉल्ड एज मॉलिकुलर ग्लू, तो मॉलिकुलर ग्लू किसे कहा जाता है, ग्लू मतलब किसी चीज़ को जोड़ने के लिए वो काम करता है। तो ग्लू का काम कौन करता है हमारे DNA या RNA के लिए, तो लाइगेसेस जो होते हैं वो ग्लू का काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ELISA, PCR, माइक्रोप्रोपगेशन। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है, मतलब इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, एक किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, किसी स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे माइलोमा सेल्स और प्लाज्मा सेल्स को फ्यूज़ किया जाता है एक साथ। तो माइलोमा सेल्स क्या होती हैं, माइलोमा सेल्स का मतलब कैंसर सेल। ये कैंसर सेल, अब कैंसर सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है उसमें, मतलब कभी ना रुकने वाला डिवीजन, वो हमेशा डिवाइड करती रहेंगी। अब अगर ये तो बहुत ही गलत बात है अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, तो अगर कैंसर, ये कैंसर क्या होता है, एक बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सेल का जो डिवीज़न है वो कंटिन्यूअस स्टार्ट ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं। अब इसे हम अपने काम में ले लें, ये इस प्रॉपर्टी को, जो भी सेल डिवीज़न की कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी है, इसे हम अगर अपने काम में ले लें तो कुछ ऐसा प्रोडक्शन करवाया जा सकता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में माइलोमा सेल्स जो होती हैं वो कैंसर सेल्स होती हैं जिनमें अनरिस्ट्रिक्टेड डिवीज़न सेल चलता रहता है, और इनके साथ फ्यूज़ करवा दिया जाता है किसको, प्लाज्मा सेल्स को। अब ये प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये बी सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, बी सेल प्रोडक्शन, ये जो एंटीबॉडी होती हैं लाइक बी सेल एंड टी सेल्स, इनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो अब क्या होगा, जब माइलोमा सेल और प्लाज्मा सेल को एक साथ फ्यूज़ करवा दिया जाएगा तो बी सेल का प्रोडक्शन, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। अब ये जो एंटीबॉडी होती हैं इन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाई जाती हैं और किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसे बाइंड करने के लिए और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA फ्रेगमेंट मूव टूवर्ड्स, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA फ्रेगमेंट किधर मूव करते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक बार फिर देखते हैं कि सपोज ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है और इसमें ये जेल है, जेल में हमने क्या लोड कर दिया है, अपना DNA लोड कर दिया है, ठीक, अपना सैंपल लोड कर दिया है, जो भी है DNA RNA। अब DNA हमारा कैसा है, ये निगेटिवली चार्ज है, सो इसे हम निगेटिव एंड पे लोड करते हैं और अब ये किधर मूव करेगा, मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, मतलब कि DNA कैसा है, निगेटिव चार्ज है, anion है, anion है। तो अब ये किधर अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कैथोड है। कैथोड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और ये किससे कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे कैटायन से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा,
ये जो यहाँ पे डीएनए हमने लोड किया है, ये एनोड की तरफ क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा। जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर ये मूव करेंगे। तो जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो यहीं पर रुक जाएंगे और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो दूर पहुंच जाएंगे। तो जो डीएनए होता है वो किधर अट्रैक्ट होता है, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। एनोड कैसे होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो ये ग्रो करवाई जाती है, तो यहाँ पे बीटी कॉटन जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप है और इंडिया में ये कल्टीवेट की जाती है। नाउ सो एचीवा बैच हमारा ये जो है ये लॉन्च हो चुका है यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ और क्वेश्चंस के साथ साथ इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो हमारे ऐप के थ्रू, स्टडी क्लिक इंडिया के थ्रू आप इसे बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द एंजाइम यूज्ड इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब आरएनए से हम डीएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है। नाउ बायोपायरेसी refers to stealing of crops, illegal use of bioresources, GMO डेवलपमेंट, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो बायोपायरेसी होती है, इलीगल यूज़ ऑफ बायोरिसोर्सेज के लिए इसे ये टर्म दिया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, ट्रांसजेनिक एनिमल, स्टेम सेल्स, कैलस कल्चर, रिकोम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो रिकोम्बिनेंट बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। नाउ विच इज़ द फर्स्ट थेरेपेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिकोम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। तो इंसुलिन जो है ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया गया था रिकोम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसे हमने ह्यूमलिन कहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द कॉमनली यूज्ड प्रोब इज वीएनटीआर, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, सेंट्रोमियर डीएनए। तो वीएनटीआर जो होते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ये हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस होते हैं। नाउ विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन इथेनॉल प्रोडक्शन। तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सैक्रोमाइसिस ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि यीस्ट होता है, इसे कॉमनली यीस्ट भी कहा जाता है, और ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करवाता है। लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करवाता है। एसिडोबैक्टर जो है वो एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करवाता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम होती है जिससे ये प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। नाउ विच इज़ द नेचुरल वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र इन प्लाज्मिड इन प्लांट्स। तो अभी हम लोग पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है वो कौन होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, और इसमें एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। और ये टीआई प्लाज्मिड का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जो कि ट्यूमर जो होता है वो कॉज करता है, क्योंकि इस प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनका प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीज़न और सेल इलोंगेशन करवाने में। तो जहाँ कहीं भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे ट्यूमर लाइक ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न करवाना स्टार्ट कर देता है। नाउ द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग को सबसे पहले डिस्कवर किया, तो पाउल बर्ग जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म कॉइन किया था। नाउ फ्लेवर सेवर टोमेटो वॉज डेवलप्ड फॉर डिसीज रेजिस्टेंट, डिले इन राइपनिंग, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो जो होते हैं वो राइपनिंग को डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टमाटर जो होता है, ये टोमेटो जो होता है वो बहुत जल्दी जब पकता था तो 1-2 दिन में उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती थी। तो उससे क्या होता था, फार्मर्स का या जो भी उसे स्टोरेज करते थे उन लोग का बहुत नुकसान हो जाता था। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जहाँ पे टमाटर ऊपर से तो पक जाए लेकिन उसकी सेल्स जो हैं वो डैमेज ना हो। तो ऐसी टेक्निक को हम ऐसी टेक्निक डेवलप की गई टोमेटो में जिसे हम फ्लेवर सेवर टोमेटो कहते हैं, और ये क्या करता है, उसके राइपनिंग को जो है वो डिले करता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 40, द कॉमन होस्ट सेल यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। तो कॉमन होस्ट सेल कौन सा यूज़ होता है? तो यहाँ पे ई कोलाई जो होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो कल्चर है वो थोड़ा इजी है और कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए हम इसे ईजिली ग्रो करवाते हैं। और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, तो जब भी हम इसे डीएनए एक्सट्रैक्ट करना होता है तो ईजिली इसे हम लिसिस भी करवा देते हैं। नाउ तो यूपी अल्टी ग्रेड 2025 एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो बहुत सारे आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म एक साथ जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, या ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लोन होते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे। अगर जेनेटिकली सिमिलर हैं तो ऑब्वियस वो मॉर्फोलॉजी भी उनकी सिमिलर ही होगी। नाउ विच इज़ द फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहली वैक्सीन कौन थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो इसके थ्रू प्रोड्यूस की गई? तो वो थी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो थी वो फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस की हुई वैक्सीन थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, द टेक्निक यूज टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन इज। तो HIV को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? PCR, एलाइसा, वेस्टर्न ब्लॉट। तो PCR जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? एक प्राइमर यूज़ करते हैं जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वो उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करेगा जिसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर वो जीन प्रेजेंट नहीं है तो एम्पलीफिकेशन नहीं आएगा। एलाइजा जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, एंटीजन एब्सेंट है तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है यहाँ पे भी हम प्रोटीन का डिटेक्शन करते हैं विद हेल्प ऑफ एंटीबॉडी। तो HIV इन्फेक्शन जो होता है इसे हम तीनों टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। नाउ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग सेलेक्टेबल मार्कर आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग। तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब जो भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा जिन सेल्स में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका है उन्हें हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं, और इन्हें पता लगाने के लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं। अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट में अगर हमने कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी अटैच किया हुआ है तो अगर हम ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं इन्हें एंटीबायोटिक मीडियम पे ग्रो करवाएंगे तो वहाँ पे वो ग्रो कर जाएंगी। जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GMO। तो GMO का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनके जीन को ऑल्टर कर दिया गया है, उसमें चेंज कर दिया गया है, जो ओरिजिनल था उससे थोड़ा हट के। नाउ विच क्रॉप वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल ग्रोथ या कॉमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया। तो BT कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जिसे इंडिया में फर्स्ट टाइम कल्टिवेट करने के लिए इसे अप्रूवल दिया गया। नाउ द टेक्निक यूज्ड फॉर स्टडिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इज। तो जीन के एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? तो नदन ब्लॉट जो होता है इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए। और नदन ब्लॉट किसको डिटेक्ट करता है? RNA को। और अगर जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो लाइक DNA अगर एक्सप्रेस कर रहा है, जीन एक्सप्रेस कर रही हैं, तो जीन किस में कन्वर्ट होंगी? जो भी जीन है इनका प्रोडक्ट क्या होगा? RNA होगा। और RNA अगर बन रहा है तो जीन एक्सप्रेस कर रही है, और RNA को अगर हम डिटेक्ट कर लिए और उस डिटेक्ट करने की जो टेक्निक है उसे हम नदन ब्लॉट कहते हैं। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आया इसका मतलब जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द DNA ligase joins DNA fragment by forming phosphodiester bond, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के ये क्या करता है? जो गैप है उन्हें सील कर देता है, ये जो निक है उसे सील कर देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम किसका होता है? ये होता है
डीएनए पॉलीमरेज का, ठीक। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है राइबोसोम जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। नाउ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो ग्लूकोज और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या जो पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, इंक्रीजिंग जीन एक्सप्रेशन, साइलेंसिंग जीन्स, म्यूटेटिंग जीन्स, एम्पलीफाइंग जीन्स। तो जीन साइलेंसिंग के लिए हम एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है कि सपोज एक हमारा जीन ऑफ ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, इसका कुछ सीक्वेंस है ATGC ATG, ऐसा कुछ सीक्वेंस है इसका, ये mRNA है, ठीक है। अब ये mRNA कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर हमें क्या करना है, जीन को, किसी जीन को साइलेंस करना है तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री हम एक mRNA और बना दें। अगर ये mRNA है तो यहाँ पे T की जगह पे U होगा, ठीक। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो कैसा होगा, UACGUAC, ऐसा कुछ होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या होंगे, जाके डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। डबल स्टैंड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा अब, क्योंकि mRNA को ट्रांसलेट होने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। अब ये mRNA जब डबल स्टैंडर्ड हो गया तो यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है वो मास्क हो गई, राइबोसोम बाइंड ही नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, ये जीन भले ही ट्रांसक्राइब हो गया बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, तो उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। नाउ 50 क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द फुल फॉर्म ऑफ PCR इज, तो PCR का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप सब लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सबको पता है, मैं जानता हूँ। सो ये था हमारा आज का सेशन। तो कैसा लगा आपको वो ज़रूर बताइएगा, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, ये सेशन कैसा लगा, या क्या और आप चाहते हैं, आपके जो कुछ टॉपिक्स होंगे जिन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें भी डिस्कस किया जाए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। तो एंड करने से पहले छोटी सी बात है, एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं आपसे, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलने वाली हैं। लाइक अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि बायोलॉजी स्ट्रीम से रिलेटेड है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, GIC लेक्चरर, TRE, UP LT ग्रेड, इन सारे एग्ज़ामों से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। एक जगह पे सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। इन एग्ज़ाम्स में अगर जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है तो वो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, उसे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ मटेरियल के लिए आपको पे करना पड़ेगा और कुछ मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड थैंक यू।